नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे विदेशी विवाह अधिनियम की और इससे जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। ये नियम भारतीय द्वारा विदेश में किए गए शादी से संबंधित है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के मुताबिक विदेश में यदि कोई भारतीय शादी करता है तो उसे वहां स्थित भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी देनी होती है। दूतावास में कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। शादी करने वाले लड़के और लड़की के दस्तावेजों की फाइल सहित शादी के कार्ड को भी प्रमाण के तौर पर जमा किया जाता है। इन प्रक्रियाओं को न करने पर बाद में शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। ऐसे में अब रणवीर दीपिका को सांकेतिक शादी करनी होगी। इसके बाद ही उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। वहीं नियम एक विदेशी नागरिक के साथ विवाह करने का भी है और ऐसे में भले ही उनके देश का घरेलू कानून विवाह के लिए उच्च या निम्न आयु निर्धारित कर सकता है। विदेशी विवाह अधिनियम पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी जुड़ गई हैं। विद्योत्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। विद्योत्मा जी, आपको विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगी, आपको समझाने की कोशिश करेंगी। अगर आपका भी विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको विषय बता देते हैं। दरअसल विषय आज का हमारा है विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़ी कोई जानकारी। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। 7065013841 पर कॉल करिए। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636 पर कॉल करके आप राय ले सकते हैं। विद्योत्मा जी, फॉरेन मैरिज एक्ट का क्या मकसद है, मुख्य प्रावधान इसका क्या है? फॉरेन मैरिज एक्ट जो एक्ट है ये विदेश में जो हमारे सिटीजन रहते हैं या विदेशी लोगों से जब वो शादी करना चाहते हैं ये उससे संबंधित है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत सारे कानून बनाए गए हैं कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, होना कितने दिनों में जरूरी है, सब कुछ। जी, मुख्य प्रावधान इसके क्या है? पहला तो सेक्शन 23 के बारे में बताना चाहूंगी, जिससे कि मैरिज को रिकॉग्नाइज करने की बात होती है। जो अगर हमारे फॉरेन मैरिज एक्ट में जितने प्रोविजन दिए गए हैं जहाँ पर दिया गया है कि कितने प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर है या किस तरह से शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसको अगर उसके तहत अगर हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज करती है इंडियन लॉ फॉरेन लैंड पे होने के बावजूद। और सेक्शन 14 उसमें बात करता है सर्टिफिकेट की कि कैसे उसके सर्टिफिकेट्स होंगे, जो कि 3rd शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। मैरिज बुक होता है जिसमें दोनों पार्टीज और विटनेसेस के सिग्नेचर होते हैं। जी, विद्योत्मा जी, क्या विदेशी विवाह प्रमाण पत्र भारत में मान्य है? जी, भारत में मान्य है और 30 डेज के अंदर उसको अपने एम्बेसी में जाकर या जैसे भी मैरिज को रजिस्टर कराना जरूरी होता है, नहीं तो पासपोर्ट इम्पाउंड हो सकता है या उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। और इसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 2007 में और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2009 में इन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि बाद में डिवोर्स या चाइल्ड कस्टडी या किसी भी तरह की अगर समस्या आती है विवाह को लेकर तो उसको आसानी से निपटाया जा सके उसके लिए। जी, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दो विदेशी शादी कर सकते हैं विद्योत्मा जी? इसके लिए कर क्या सकते हैं। और पहले तो ये है कि कर तो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को भी उसी तरह से लिया गया है तो वहाँ नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए उन प्रोविजन ये है कि 60 डेज इंडिया में, ये लेंदी प्रोसेस है बट 60 डेज इंडिया में रहना होगा। और सिविल वेडिंग जो हमारे यहाँ होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उसके सारे प्रोविजंस को फॉलो करना होगा तभी हो सकता। विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम में क्या अंतर है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर होता है। उसमें
इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए प्रोविजन बनाया गया है। और उसको लेजिटिमाइज कैसे किया जाए, उसको कैसे वो कानूनी दायरे के तहत वो कैसे सही होगा, उसे कभी चैलेंज न किया जा सके, इस तरह से कैसे विवाह हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है हिंदू मैरिज एक्ट। और ये इंटरकास्ट इंटर रिलीजन के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, जबकि फॉरेन मैरिज एक्ट जो है वो इंडियन सिटीजन जो बाहर विदेशों में शादी करते हैं उनके लिए है। जी विद्युतमय जी, क्या दोनों में कुछ समानताएं हैं क्या? समानताएं जैसे अभी बता रही थी मैं कि कुछ फॉरेन मैरिजेस जो होते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होते हैं, जिनमें कि जैसे कि मैंने बोला सिविल वेडिंग, और जो कपल यहाँ रहते हैं और वो अगर इंटर रिलीजन कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात उठ रही है तो वो फॉलो किया जाता है। जी, भारतीय नागरिक विदेश में शादी कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है? विदेश में शादी वो कर सकते हैं, मैरिज ऑफिसर उनकी शादी कराते हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जो फॉरेन कंट्री में हमारे यहाँ से डिप्यूट होते हैं वो हमारे सिटीजन के वेलफेयर के लिए होते हैं, तो उनकी हर तरह से मदद करते हैं। और इसमें सब चीजें आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी हो, चाहे मेडिकल इश्यूज हो, हर तरह से वो मदद की जाती है उनकी। और 30 डेज में मैरिज को रजिस्टर कराना होता है। कई बार इस तरह के भी डिस्प्यूट्स आते हैं कि एक व्यक्ति जो विदेश गया हुआ है वो वहां पर भी शादी कर लेता है, इंडिया में रहता है यहाँ पे भी शादी कर लेता है, इस तरह के केसेस में किस तरह के कानूनी प्रावधान अपना सकती है फीमेल? इसीलिए डिवोर्स के लिए या कोई भी समस्या जो आए उसके लिए ही रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि रजिस्टर्ड मैरिज होगा तो वहाँ पे अगर शादी हो गई है या किसी स्पाउस की पहले डेथ हो गई है, इन सब चीजों को देखते हुए क्या उसके मेंटेनेंस के लिए या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए या उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो कुछ भी हो तो वो किया जा सकता है। विद्युतमा जी, विदेश में शादी करने पर किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? आईडी प्रूफ जितने भी होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एज प्रूफ हो, या कपल एलिजिबल है कि नहीं मैरिज के लिए, मैरिजेबल एज के हैं कि नहीं वो, और उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, मैरिज ऑफिसर वेरीफाई कराते हैं, उसके बाद उसको सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री में, उसके बाद शादी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी किसी चीज की जरूरत होती है क्या उस दौरान? विवाह अधिकारी जो होता है विटनेस की जरूरत होती है, विटनेस होना बहुत जरूरी है वहाँ पर। तो वहाँ पर विटनेस के लिए क्या जो दूसरे देश से ताल्लुक रखता है वो वहाँ पर भी विटनेस लेकर आए, या फिर ये सब पूरे जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन भी हो सकता है? आजकल तो खैर आफ्टर कोविड सब कुछ ऑनलाइन है, बट और विटनेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, विद्युतमा जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शुभम राय जी हैं हमारे साथ इस वक्त बरेली से। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर। शुभम जी, क्या है आपका सवाल? सर सवाल यही है, जो लेबर कार्ड है सर वो मेरा बन तो गया है, जानकारी नहीं है, मतलब पैसे वैसे उसमें आए थे नहीं आए, कुछ जानकारी नहीं मिल रही। जी, इनका लेबर कार्ड बन गया है लेकिन उसके अंदर पैसे आए या नहीं आए, आप कहाँ से पैसे उसके अंदर आने थे, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे शुभम जी? सर जो खाते में मैंने लगाया था खाता, उसी में आधार कार्ड के द्वारा तो सरकार से आपको पैसे मिलने थे, कहीं से ट्रांसफर होने थे? चलिए, लगता है फोन लाइन कट गई है। और यहाँ मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं कृपया टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें और बिल्कुल स्पष्ट अपने सवाल को रखें, ताकि उसका जो समाधान है वो हमारे अधिवक्ता आप तक पहुंचा पाए और उसका स्पष्टीकरण दे पाए कि आखिर किस तरह से आपको कैसे कानूनी रास्ता अख्तियार करना है और कैसे आप अपनी मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना होगा कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें और फोन की आवाज सुनकर फिर रिस्पॉन्ड करें।
अब एक बार फिर से हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं विद्योत्मा जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो ऐसे में विवाह अधिकारी की आप लगातार बात कर रही थी, अभी जिक्र कर रही थी। विवाह अधिकारी कौन होता है, उसकी क्या भूमिका और आगे रहती है, शादी से रिलेटेड भी और उसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ये पूरा प्रोसीजर कितने दिनों तक चलता है, क्या इसकी भूमिका रहती है विवाह अधिकारी की, थोड़ा विस्तार से बताइए। विवाह अधिकारी को हमारे मिनिस्ट्री से ही अपॉइंट किया जाता है, मैरिज ऑफिसर्स को। और ये क्रिश्चियन, जूइश, मुस्लिम क्लर्जीज होते हैं मोस्टली, या किसी इंडियन रिलीजन से होते हैं। और इन्हीं की ड्यूटी होती है कि आईडी कॉपीज, आईडी फोटो, डिवोर्स डिक्रीज अगर एप्लीकेबल है तो, बिजनेस आईडीज, ये सारे वेरीफाई कराना, ये सारे सबमिट करना, उनकी एज, उनके जितने प्रॉब्लम्स हैं, डिलेज क्यों हो रहे हैं, ये सारे एड्रेस करना इनकी जिम्मेदारी होती है। इनफैक्ट सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड कराने तक, शादी पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक उसकी मदद करना और उनको प्रॉपरली उस चैनल के थ्रू जहाँ से करना होता है वो सारा कराना इनकी जिम्मेदारी है। जी, आज जो लीगल हेल्पलाइन में दरअसल बात यहाँ पर विदेशी शादी की हो रही है, क्या कुछ कानूनी प्रक्रियाएं रहती है, किस तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है। विद्योत्मा झा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अभी बता रही थी कि किस तरह से विवाह अधिकारी की भूमिका रहती है, कौन होता है विवाह अधिकारी। इसी के साथ आपने कुछ देर पहले दूतावास की भी हालांकि भूमिका बताई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि दूतावास की क्या भूमिका विदेश में रहती है अगर कोई जोड़ा शादी करता है। दूतावास की भी भूमिका बहुत अहम है और हर तरह से अहम है। मैंने तो बोला ही, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, कोई एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी, कोई ऐसी समस्या हो तो उसमें विवाह भी आता है। विवाह के साथ जुड़ी जितनी भी समस्या या जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हमारे दूतावास ही देखते हैं। वहाँ पर विदेशी धरती पर जो कॉन्सुलेट्स में हमारे ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी में आता है। जी, यहाँ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई जो जोड़ा है वो विदेश में शादी करता है तो क्या भारत आकर उसे शादी यहाँ पर रजिस्टर्ड करवानी होगी? हाँ, उस शादी को रजिस्टर कराना पड़ता है यहाँ आकर, और जल्द से जल्द कराना पड़ता है। उसमें इसलिए कराना पड़ता है कि फिर वही प्रावधान जितने मैंने पहले बताए थे कि कोई भी समस्या होगी तो उसको देखते हुए ये प्रावधान रखा गया है कि शादी को मैंडेटरीली रजिस्टर कराया जाए। कितना टाइम पीरियड रहता है, कितने टाइम पीरियड में? 30 डेज के अंदर। अगर आप विदेश में हैं तब भी आपको दूसरे अपने देश में जाकर यानी कि भारत में आकर आपको रजिस्टर्ड करवानी होगी। 30 दिन भारत नहीं आ सकते तो एम्बेसी का यही पे रोल आता है कि एम्बेसी में आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेसी में इस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कर रहे हैं, तो अगर रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं होती है या नहीं करवा पाती हैं तो क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है? रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो पासपोर्ट, सबसे बड़ा संकट तो पासपोर्ट पे आ जाता है। और वो अगर पासपोर्ट इम्पाउंड हो गया या उस व्यक्ति को विदेश से डिपोर्ट होना पड़ गया तो उसके कामकाज, उसकी निजी जिंदगी पर काफी फर्क पड़ेगा। इसलिए इस कार्रवाई से बेटर है कि वो रजिस्ट्रेशन करा लें और इसको पूरा लेजिटिमाइज करा लें शादी को। जी, विद्योत्मा जी, विदेश में अगर शादी हुई है तो क्या भारत में तलाक हो सकता है अगर दोनों अलग होना चाहते हैं तो? जी, तलाक हो सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ कई तरीकों से तलाक होता है, कई प्रोविजंस हैं, बट जो ये विदेशों में रहने वाले लोग हैं उनका जो तलाक होता है उसके लिए ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रोविजंस नहीं है। सिर्फ एक म्यूचुअल कंसेंट का प्रोविजन है। यूजुअली म्यूचुअल कंसेंट में पहले हुआ करता था 6 महीने का टाइम लगता था, बट अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अब जो रिसेंट जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब 6 महीने के पीरियड को वेव ऑफ कर दिया गया है। लेकिन ये जो डिवोर्स का प्रोसीजर है वो इंडिया में म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री के लॉज वेरी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंडिया में डिवोर्स के लिए सिर्फ जो एनआरआईज हैं, जो बाहर से लोग आते हैं अब्रॉड से, ओवरसीज से, उनके लिए सिर्फ ये प्रोविजन है कि वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर उन्होंने वहाँ विदेश में डिवोर्स ले लिया तो भी उन्हें इंडिया से डिवोर्स लेना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ वो डिवोर्सेज होंगे, इंडिया में मैरिड कहलाएंगे। थोड़ा सा
पैराडॉक्सिकल सिचुएशन तो है, लेकिन ऐसा ही। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ विशाल उदयपुर से जुड़ गए हैं दर्शक। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। और मेरी पत्नी ने इंदौर की रहने वाली, इंदौर की निवासी, और उसने भोपाल से फैमिली कोर्ट में 1% का केस करा, और वो हाल का पता वहाँ बताइए मैडम। वो परेशान करने के लिए मुझे ध्यान करने के लिए वहाँ केस कराया उसने। अब मैं देखो राजस्थान से कैसे यात्रा करूंगा, क्योंकि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है विशाल जी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है क्या? मारपीट का आरोप आप लोगों पर लगा है? भरण पोषण में मुझे परेशान करने के दिव्यांग। ठीक है जी मैडम, वो परेशान करने के लिए करा, उसने वो वर्तमान पता ना बता रही है कि जब करके मैडम वो अपने स्थान पे वापस आ गई, इंदौर में रह रही है और वो परेशान कर रही है। ठीक है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ विद्युत्मा जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और इनकी वाइफ ने इनके ऊपर तमाम एलिगेशंस लगाए हैं। ये विकलांग भी है, इनका ऐसा कहना है। तो किस तरह से कानूनी सहायता ये ले सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अब उनकी वाइफ ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं, कितने गहरे आरोप हैं, उसके हिसाब से ही बताया जा सकता है। फिलहाल तो कोर्ट, अगर केस फाइल हो चुका है, कोर्ट में इनको अपना पक्ष रखना होगा, एक इतना लॉयर अपॉइंट करके उसके हिसाब से उसके बाद जजमेंट जो मतलब वहाँ पर जो भी सिचुएशन रखी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आए। जी बिल्कुल, तो ये पूरी ही बातें आपको कोर्ट के सामने रखनी होगी। जो एविडेंस आपके पास है उसको भी आपको पेश करना होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। विद्युत्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर विद्युत्मा जी, किसी भारतीय ने अमेरिकी महिला से शादी की है तो क्या वह अमेरिका का नागरिक बन सकता है? राइट अवे तो नहीं बन सकता। जब विवाह होता है तो कुछ समय लगता है ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड भी इतना मतलब शादी की और ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता, उसमें भी समय लगता है, साल भर का लगभग समय उसमें लगता है। और वो जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है उसके बाद कुछ समय बाद सिटीजनशिप मिलने की उम्मीद होती है, बट इन सब प्रोसीजर में समय लगता है। बिल्कुल, मिल सकता है लेकिन उसमें वक्त लगता है। भारत में शादी होने के बाद अगर विदेश में तलाक होता है तो क्या संपत्ति बंटवारा वहां के कानून के हिसाब से होगा या फिर भारत के कानून के हिसाब से होगा? इसमें एक तरह से बीच का रास्ता लिया जाता है, क्योंकि जो ये शादी के बाद टेस्टिफाई किया जाता है डिवोर्स के टाइम पे कि प्रॉपर्टी का वर्थ क्या है, मैरिटल प्रॉपर्टी कितनी है। सेपरेट प्रॉपर्टी अगर आपने किसी भी वजह से मैरिटल प्रॉपर्टी से मिक्स की है तो वो भी उसमें ही आ जाता है। उसके बाद आपके एसेट्स कितने हैं, लोन कितना है, डेट कितना है। उसके बाद इक्विटेबल उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ कहते हैं उसको, जिसमें कि दोनों को बराबरी के रख के और फिर डिसाइड किया जाता है कि कितना किसको देना है। ऐसा नहीं हो सकता अमेरिका में, जैसे अगर घर हस्बैंड के नाम पे है तो वाइफ का इक्वल शेयर बनता है, बिकॉज यू कैन नॉट रेंडर अ वुमन होमलेस। तो ये कंसिडर करते हुए हर प्रॉपर्टी, हर एसेट पर दोनों का बराबर का अधिकार होता है, और इसलिए दोनों को मतलब एक तरह से 50-50 के हिसाब से डिवीजन होता है। फाइनेंशियल सेटलमेंट कराया जाता है दोनों के बीच, और दोनों कितने के लिए एंटाइटल्ड है देखा जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विद्युत्मा झा जी, आपने बहुत विस्तार से हमें विदेशी विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर क्या कुछ प्रावधान रहते हैं, किस तरह से शादी की जा सकती है, विवाह अधिकारी की क्या भूमिका रहती है, दूतावास की कितनी अहम भूमिका रहती है, और अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो आखिर कानून के हिसाब से आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।